हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है यार आप लोगों को कि सर क्लास स्टार्ट कर दो है, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा नीड है अभी नवोदय विद्यालय में जो हमें एडमिशन लेना है। तो उसके लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। और विज्ञान की जो है हम तैयारी निस्ता मैम के साथ काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और बिल्कुल बेटा, मैम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और हम जो है अब गणित भी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो देखते हैं धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उस तरह से हम इन टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर करते जाएंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। तो बेटा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो भी बच्चे नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन तो मिलेंगे ही सही। और इनके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पर चैनल पर जो नवोदय से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा, जिसमें आपको सारी संपूर्ण जानकारी दी गई थी कि कैसे क्या होता है नवोदय में, फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है, किस तरह का आरक्षण है वहाँ पर, और पेपर किस तरह का आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी जो है वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, वो करेंगे संख्या पद्धति से स्टार्ट। मतलब कि नवोदय विद्यालय में संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और संख्या पद्धति किस तरह की रहने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं फटाफट से आ जाइए यार, ताकि हम जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करें। तो भैया जवाहर नवोदय विद्यालय एक हेडिंग नज़र आ रहा है आपको, और ये हेडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों भैया, क्या कारण है? क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना, और प्रवेश के साथ उसकी पूरी एक एजुकेशन लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है, सभी जानते हो आप लोग। और मैंने आपको बताया था कि 75% बच्चे जो है ग्रामीण एरियो से लिए जाते हैं और 25% एरिया जो है यहाँ पर शहरी क्षेत्रों से लिए जाते हैं, है ना। तो चलो भैया, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति भैया क्या होती है, किस तरह से हमें जो है इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, किस तरह से हमें इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारी चीज़ें हम आज के छोटे से लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग पूरे लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस छोटू से टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहला जो संख्या पद्धति आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने संख्याओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है पता है? बच्चों को पता है कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, धनात्मक भी होती है तो ऋणात्मक भी होती है, तो हम कह सकते हैं भिन्न रूप में भी होती है, परिमेय संख्या भी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी संख्या किस कैटेगरी में रखें, हमें तो ये नहीं पता चलता सर। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो है संख्याओं का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। बिल्कुल बिना संख्याओं के आप कुछ कर भी नहीं सकते, चाहे आप बाजार जा रहे हो तो भी आपको संख्याओं की ज़रूरत है। मम्मी ने कह दिया कि 5 किलो प्याज ले आना, 2 किलो केले ले आना, 1 किलो एप्पल ले आना, तो भी भैया संख्याओं का यूज़ हो रहा है। वहाँ पर जो फल विक्रेता है उसको हम देते हैं पैसा, तो पैसे देते हैं तो वो भी संख्याओं का ही एक उपयोग है। तो भैया संख्याओं की कैटेगरी हमें पता नहीं चलती कि कौन सी संख्या को किस भाग में या किस रूप में रखा गया है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो आ जाओ भाई, फटाफट से देखते हैं हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नाम से ही समझ में आ रही होगी आपको कि नेचुरल जो कि प्राकृतिक है। ठीक है, और सभी बच्चों को पता है कि प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है ना। तो चलो, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? देखो, गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कि गिनती प्रारंभ करती है या जहां से गिनती प्रारंभ होती है वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा स्कूल गया तो सबसे पहले उसको गिनती में क्या बोलना सिखाते हैं? एक, फिर दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से जो है संख्याएं आगे चलती रहती है। तो बच्चे को भैया स्टार्टिंग कहाँ से कराई गई है? एक से कराई गई है। कहाँ से स्टार्टिंग कराई गई है? एक से कराई गई है। तो हमने इसीलिए कहा है कि गिनती से प्रारंभ होने वाली संख्या या गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। बहुत सारी जगह आपको मिलेगा कि एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं जो रहेगी वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं रहेगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल एन
n से, तो एक से प्रारंभ होकर मतलब कि एक दो तीन चार पाँच इस तरह से, और कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। अनंत को इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं भी क्या होगी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं होगी। ये आपको समझ में आ चुका है, और इसको कैपिटल एन से दर्शाया जाता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? भैया सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि इन प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ली, उन्हें जोड़ा तो आपको क्या परिणाम प्राप्त होगा, उन्हें घटाया तो आपको क्या परिणाम प्राप्त होगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं, जैसे कि एक तो ले लिया हमने एक, और एक ले लिया हमने पाँच, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा, कितना मिला, छः मिला। एक ले लिया हमने 12, और एक ले लिया चार, कितना मिला हमें, 16 मिला। तीन और पाँच कितना मिला, 8 मिला। 9 और चार कितना मिला, 13 मिला। तो हमें सीधा सीधा सा समझ में आ रहा है कि जब हम कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तो हमें परिणाम क्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है। परिणाम क्या मिल रहा है हमें, प्राकृतिक संख्याएं मिल रही है। लेकिन मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याओं को घटाया जाए, अब आपके माइंड में आएगा कि यार घटाए कैसे सर, आओ देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्या लीजिए और उनको घटाइए, जैसे कि मान लीजिए पाँच में से घटा दीजिए दो को, कितना मिला, तीन मिला। 12 में से घटा दीजिए पाँच को, कितना मिला, सात मिला। 9 में से घटा दीजिए चार को, कितना मिला, पाँच मिला। ठीक है। या 80 में से घटा दीजिए यहाँ पर 70 को, कितना मिला, 10 मिला। तो आपको समझ में आया कि घटाने पर भी प्राकृतिक संख्याएं मिल रही है। लेकिन मान लो मैं तो आपसे कहता हूं कि आप तो घटाओ चार में से 12 को, आप कहोगे कि सर ये तो माइनस में मिलेगा, तो मिलने दो भैया, जिसमें मिल रहा है मिलने दो, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है। मान लो 18 में से घटाना है किसको, 22 को, कितना मिला, माइनस के चार। सात में से घटाना है नौ को, कितना मिला, माइनस दो। एक में से घटाना है 11 को, कितना मिला, माइनस 10। तो भैया हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा तो परिणाम हमें प्राकृतिक संख्याएं मिली, लेकिन जब हमने प्राकृतिक संख्याओं को घटाया तो परिणाम हमें प्राकृतिक संख्या भी मिला, और परिणाम हमें प्राकृतिक संख्या नहीं भी मिला। ठीक है। आगे बात समझ में, क्या कहा मैंने कि जब हम कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो अगर हमें परिणाम की बात करनी होगी तो हम कहेंगे कि परिणाम सदैव प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्याओं को घटाया जाए तो परिणाम प्राकृतिक संख्याएं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों ही फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ओके। चलो, प्राकृतिक संख्याओं के बाद देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक है। चलो, अब होल नंबर क्या होते हैं भैया, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ हुई थी, एक से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, भैया नहीं है, ठीक है, या कह देते हैं जीरो। भाई जब नहीं है तो हम क्या इशारा करते हैं, जीरो। जैसे कि मान लीजिए आपको मेरे पास टोटल 6 चॉकलेट है, ठीक है। रोजाना मैं एक एक देता जाता हूँ। अब छठे दिन आकर मेरे पास खत्म हो जाती है, तो सातवें दिन में क्या कहूंगा कि नहीं है, खत्म हो गई, जीरो। ठीक है। तो ये जीरो जो है भैया ये यहीं पर यूज होता है। तो हम क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ में यदि हम जीरो को भी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं यहाँ पर, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को सबसे पहले कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाया जाता है, और वही चीज एक, दो, तीन, चार, पाँच इस तरह से अनंत तक, ठीक है। ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या, और इनके साथ में हमने क्या ले लिया, इनके साथ में ले लिया हमने जीरो को। तो भैया ये तो हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या है, क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या कहो या प्राकृतिक संख्या कहो एक ही बात है। और ये हो गया आपका जीरो, और ये जैसे ही आप इसको जीरो को ले लेते हो तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या। क्या बन जाएगा, ये पूरा रूप पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। लो भैया यहाँ से यहाँ तक में तो ये क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, और जैसे ही हम जीरो को साथ ले लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। इसको दर्शाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, कैपिटल डब्ल्यू से। तो भैया सेम चीज यहाँ पर भी आती है जो हमने प्राकृतिक संख्या में बात करी अभी, कि यदि कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो परिणाम क्या मिला, प्राकृतिक संख्या मिला। तो इसी तरह से यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए, जैसे कि पाँच और जीरो, कितना मिला, पाँच। सात और दो, कितना मिला, नौ मिला,
ठीक है, कितना मिला भाई? 9 मिला। 12 और 5 कितना मिला? 17 मिला। ठीक है, 0 + 4 कितना मिला? 4 मिला। 18 + 12 कितना मिला? 30 मिला। ठीक है, तो हमने क्या देखा है कि जब भी हम कोई दो प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो परिणाम भी क्या मिल रहा है? पूर्ण संख्या मिल रहा है। लेकिन अगर हम इन्हें घटाएं, ठीक है, यहाँ तो केस आपको समझ में आया कि क्या किया गया? जोड़ा गया। अब केस कौन से की बात कर रहे हैं हम? जब घटाया जाए। तो लो भैया घटा कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर केस देखा जा रहा है घटाया जाए। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपने लिया 12 और आपने घटाया 7 को, कितना मिला? 5 मिला। ठीक है, आपने लिया 18 घटाया 9 को, कितना मिला? 9 मिला। आपने लिया 22 घटाया आपने 18 को, कितना मिला? 4 मिला। इसी तरह से ले लो 27 और घटाओ, किसको घटाओ आप? 10 को, कितना मिलेगा? 17। तो भैया घटाने पर हमें यहाँ पर सारी ये जो संख्या मिल रही है, ये सारी क्या मिल रही है? पूर्ण संख्या मिल रही है। क्या मिल रही है? पूर्ण संख्या है। लेकिन मैं तो कहता हूँ आप तो एक काम करो, 0 में से घटाओ 5 को। आप कहोगे कि सर -5 मिलेगा। मिलने दो। आप घटाओ 4 में से 3 को, तो आप कहोगे कि 1 मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 4 में से घटाओ आप तो किसको? 9 को, कितना मिला? -5। ठीक है, 18 में से घटाओ आप 22 को, कितना मिला? -4। 27 में से घटाओ आप किसको? 29 को, कितना मिला? -4। 100 में से घटाओ आप 1000 को, कितना मिलेगा? -900। तो भैया हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोई हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं है। सेम चीज जब हमने कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो परिणाम हमें क्या मिला? यहाँ पर पूर्ण संख्या मिला। लेकिन घटाया तो पूर्ण संख्या मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है। दोनों ही चीजें हो रही है। पूर्ण संख्या जहां मिल रहा है वो भी बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं मिल रहा है वो तो और अच्छी बात है। तो सेम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का सीधा सीधा सा एक ही कंसेप्ट हमें समझ में आया कि जब हम कोई भी दो प्राकृत संख्याएं लेते हैं या पूर्ण संख्याएं लेते हैं, उनको जोड़ा जाए तो जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं मिल रहा है। लेकिन जब हमने कोई दो प्राकृत संख्याएं ली और दो पूर्ण संख्याएं ली, ठीक है, और उनको अलग अलग से जोड़ा और अलग अलग उनको अलग अलग से हमने घटाया, तो घटाने पर हमने देखा कि वहां पर पूर्ण संख्या प्राप्त भी हो रही है, नहीं भी हो रही है। उसी तरह से प्राकृत संख्या भी प्राप्त हो रही है और नहीं भी हो रही है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जीवन में हमेशा काम आने वाली है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आता है आपके पास और पूर्णांक आता है। अब पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को या तो कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? या तो कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। क्या होते हैं भाई पूर्णांक संख्याएं? देखो भैया, अभी हमने देख लिया कि जब हमारे पास गिनती की बात आई तो कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से हुई। और जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो क्या बन गया? वो 0 बन गया। तो 0 से अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं क्या होगी आपकी? पूरी वो होगी आपके पास पूर्ण संख्या है। तो धनात्मक पूरी कंप्लीट हो गई, तो पॉजिटिव सारा कंप्लीट हो गया, तो नेगेटिव भी तो आएगा ना। तो ऋणात्मक की बात करेंगे और ऋणात्मक की जैसे ही बात आएगी तो ध्यान रख लेना वहां पर आपके पूर्णांक जरूर आएगा। ठीक है, तो आओ भाई, पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ, क्या कहा हमने? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये सारी क्या हो गई आपके पास? ये सारी हो गई आपके पास पूर्णांक संख्या। क्या हो गई ये आपके पास? पूर्णांक सॉरी पूर्ण संख्या हो गई ये तो आपके पास। क्या हो गई? ये सारी हो गई आपके पास पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या हमने क्या कहा? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ यदि हम क्या कर ले? ऋणात्मक संख्याओं को भी ले ले। अब ऋणात्मक संख्या जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से कंटिन्यू चल रही है। तो भैया ये सब मिलकर, ये पूरी मिलकर क्या बनेगी? पूर्णांक बनेगी। ये पूरी मिलकर क्या बनेगी? पूर्णांक संख्या बनेगी। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसीलिए हमने कहा है कि यदि धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी ले लिया जाए तो वो सारी मिलकर क्या बनेगी? पूर्णांक संख्या बनेगी। अगर हम यहाँ पर संख्या रेखा पर इसे देखते हैं तो भैया ये 0 है। 0 का मतलब तो समझते हो ना? 0 का मतलब क्या होता है कि 0 ना ही धनात्मक साइड है और ना ही ऋणात्मक साइड है, मतलब कि सेंटर हो गया इसका। इधर की मैं बात करूंगा तो ये सारी मेरे पास जो है धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है। ठीक है, इधर की मैं जब बात करूंगा सारी क्या है?
ऋणात्मक है। तो ध्यान रखना, जीरो से राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ जाने पर सदैव धनात्मक मान प्राप्त होंगे, जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जाने पर सदैव ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। इस बात का ध्यान रखना एक तो, ठीक है। सेकंड, हम यहाँ पर देखते हैं जो जीरो के धनात्मक मान सबसे अधिक नजदीक होगा, जीरो के धनात्मक मान जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे दूर होगा वो सबसे बड़ा होगा। भैया यहाँ पर 10 दूर है तो 10 सबसे बड़ा है, ठीक है, किसमें, धनात्मक मान में। लेकिन ऋणात्मक मान में जस्ट उल्टा है, ऋणात्मक मान में जो जीरो के सबसे अधिक नजदीक होगा वही मान सबसे बड़ा होगा, और जो जीरो से अधिक दूर होगा वही ऋणात्मक मान सबसे छोटा होगा। तो -10 जो है सबसे छोटा है और -1 सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि जीरो के जो नज़दीक है ऋणात्मक में वो सबसे बड़ा है, और जीरो से जो दूर है वो सबसे छोटा है, किसमें, ऋणात्मक में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। चलो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक भी आपके पास तीन तरह के होते हैं, पूर्णांक भी आपके पास तीन तरह के होते हैं। आपने सोचा है कभी कि कैसे? देखो भाई, एक तो हो गया आपके पास धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक हो गया आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक। एक तो क्या कहा मैंने, धनात्मक पूर्णांक, एक कहा मैंने ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है आपके पास शून्य। ठीक है, क्लियर। जो जीरो रहेगा वो ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा, जीरो एक न्यूट्रल रहता है आपका। जीरो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, दोनों के साथ में चलेगा भैया, कॉमन, जैसे कि होता है ना, तीन तीन फ्रेंड जो है एक एक ग्रुप बना लिया और एक बच गया भैया, 7 जन मेंबर थे टोटल, और तीन तीन की डिवाइड मतलब डिवाइड करके उनको दो टीमें बना ली। अब बचा एक और सातवां, उसका क्या करे भाई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, ये दोनों तरफ से खेलेगा, दोनों तरफ से बैटिंग भी करेगा, दोनों तरफ से बॉलिंग भी करेगा, ठीक है, जिसको हम कॉमन बना देते हैं, बनाते हैं ना। तो भैया यही चीज़ है, ठीक है। धनात्मक का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, शून्य, और ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -3 से लेकर माइनस ऋणात्मक तक, इस तरह से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ओके, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और जीरो जो है, जीरो तो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न जो है यही होता है। इसके बाद आती है भैया भिन्न संख्याएं। अब भिन्न संख्याएं क्या होती है, भिन्न संख्याओं को देखना भी जरूरी है, क्योंकि भिन्न संख्याओं के बिना काम कैसे चलेगा भैया। तो आओ भिन्न संख्या को भी देखते हैं। भिन्न संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। तो देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ, भिन्न संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। एक फ्रैक्शन तो आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, और ये वो फ्रैक्शन होगा आपका, और ये है फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर। ये फ्रैक्शन क्या है, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आप 5 जने हो, ठीक है, कितने जने हो, 5 या 4 ही ले लो आप, तो 4 दोस्त हैं, और 4 दोस्त इस तरह से एक पिज़्ज़ा बार में गए, ठीक है, पिज़्ज़ा हट में गए कि भैया हमें तो खाना है पिज़्ज़ा हट, मतलब पिज़्ज़ा खाना है और चलते हैं हम। तो भैया सबने अपने अपने मंथ की पॉकेट मनी जो थी वो जो है सेव की, और चलो भैया सबके पास हो गए 400 रुपये, हो गए 100 100 रुपये मिलाकर, और सब गए पिज़्ज़ा खाने। अब पिज़्ज़ा खाने तो गए, तो भैया पिज़्ज़ा तो एक ही आएगा क्योंकि 400 रुपये का पिज़्ज़ा एक है, कॉस्ट तो फिक्स था वहाँ पर। तो लो भैया, तो हुआ क्या कि पिज़्ज़ा आया भैया, क्या आया, पिज़्ज़ा आया, क्या आया भैया, पिज़्ज़ा आया, ये लो, ठीक है। इस तरह से 4 दोस्तों के पास में पिज़्ज़ा आया, और जैसे ही सबके सामने पिज़्ज़ा आया, सबके मुंह में पानी आने लगा कि भैया आज तो जो है मस्त दावत मिली है, पिज़्ज़ा खाएंगे। क्या खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। अब 4 दोस्त थे, कितने दोस्त थे, 4 दोस्त थे, ठीक है, कितने दोस्त थे कुल, 4 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हर एक दोस्त को देखते हैं, ठीक है। अगर इन दोस्तों की बात करते हैं तो ये है, मान लीजिए उमेश नाम का बच्चा है, क्या है इसका नाम, उमेश है ना, इसका नाम पूनम है, और इसका जैनी है, ठीक है, क्लियर, और इसका मान लीजिए रितिका है। ये 4 दोस्त हैं, और ये चारों ही गए, कहाँ गए, पिज़्ज़ा हट में गए, और भैया इनको खाना है पिज़्ज़ा, ठीक है, चले गए, सब कुछ काम हो गया। चलो, अब मुझे ये बताओ, उमेश को कितना भाग मिलेगा पिज़्ज़ा का, भैया स्लाइस तो मिलेगी एक, ठीक है, और कुल भाग कितने, टोटल कितने भाग हो रहे थे उसके, 4, तो 1/4। इसी तरह से पूनम की मैं बात करता हूँ, तो पूनम को भी सिर्फ और सिर्फ एक ही भाग मिलेगा, और कुल कितने भाग किए, 4। जैनी की मैं बात करता हूँ, तो जैनी को भी कुल कितना भाग मिले, 4 भाग थे कुल, और उसमें से मिला एक भाग। तो इसी तरह से अगर मैं देखता हूँ रितिका को, तो रितिका को भी 4 भाग में से
एक ही भाग मिलेगा। तो 1/4। तो आपने ये देखा कि ये 1/4 1/4, जब हम इन 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इनको मैं देखता हूँ तो 4/4 मतलब कि एक, ये पूरा क्या बन रहा है, एक संपूर्ण भाग। ये क्या बन रहा है, एक पूरा संपूर्ण भाग। तो हमने कहा है कि ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज को, यह संपूर्ण चीज को कोई भाग में निरूपित करती है, ठीक है। इस पूरे को, जैसे कि पिज्जा एक था, अब उसकी स्लाइस बन गई, अलग अलग हिस्से हो गए, तो भैया वो क्या हो गया, भाग बन गए ना। तो संपूर्ण भाग को क्या कर रहा है, वो निरूपित कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक चॉकलेट है और आप दो भाइयों में बांटनी है, तो क्या करेंगे, मम्मी पापा उसको आधी कर देंगे। तो आधी बेटा तू खा ले, आधी छोटा वाला खा लेगा। तो वो आधा आधा हो गया, मतलब कि संपूर्ण भाग को क्या किया यहाँ पर, संपूर्ण भाग को यहाँ पर निरूपित कर दिया, या हम कह सकते हैं उसको बांट दिया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे कि 1/4, 3/5, 2/9, 1/7, 12/5, 6/2, 6/12, इस तरह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्या है, आपके उदाहरण किसके हैं, भिन्न संख्याओं के हैं। क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात ध्यान रखना, भिन्न सदैव धनात्मक ही होंगे, भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं। ये नोट है, 2000 रुपये का नोट है, मोदी जी देकर गए थे मुझे, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भैया मोदी जी ने इस नोट में क्या कहा था, कि भिन्न जो होंगे सदैव धनात्मक होंगे, भिन्न कभी भी आपके ऋणात्मक यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल क्यू से। किससे डिनोट किया जाता है इसे, कैपिटल क्यू से। क्या होती है परिमेय संख्याएं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक के बाद एक सारी चीज़ें सीखना जरूरी है ना। सबसे पहले हमने गिनती वाली संख्याएं ली, फिर हमने जीरो को लिया तो वो पूर्ण संख्याएं बन गई, फिर धनात्मक कंप्लीट होने के बाद में हमने ऋणात्मकों को साथ में ले लिया, तो ऋणात्मकों को साथ लेने पर हमें पता चला कि भैया ये तो है ना पूरे पूर्णांक बन गए। फिर हमने देखा कि इसमें तो फ्रैक्शंस भी आ गए, मतलब कि भिन्न रूप भी आ गए। तो अब आती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा, संख्या जो p/q के रूप में हो, या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। p और q, ये जो p और q नजर आ रहे हैं, ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और q का मान कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को आप क्या कहोगे, परिमेय संख्या कहोगे। जैसे कि मान लीजिए 3/7 है, तो ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 12/22 है, तो ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। तो ये p और q क्या है, पूर्णांक है। मान लीजिए आपका ये हो सकता है -3/7, ठीक है। तो ये p हो गया, ये q हो गया। -7/5, ये p हो गया, ये q हो गया। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। वो धनात्मक भी हो सकते हैं, वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पूर्णांक का मतलब तो एक ही होता है ना, कि या तो वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, ठीक है। क्लियर है। एक बात और कही गई है कि यहाँ पर कि q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों कहा गया है, मान लीजिए 12/0 कर देता हूँ, तो जब आप इसको भाग दोगे तो आपको अनंत मान मिलेगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड मान मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा, जिन्हें हम निरूपित नहीं कर सकते, ऐसा मान मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि q का मान कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। q का मान जीरो के इक्वल होगा तो भैया हम उसमें कोई भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो हमें हमेशा नॉट डिफाइंड मान ही मिलने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चले हम इसके आगे। चलो अब देखो, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 4/5, ठीक है। 4/5 मिला तो हो गया ये जीरो, कितना मिल जाएगा, 0.8, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा आपको 2/5 भी मिल सकता है, 2/7 भी मिल सकता है, 11/9 भी मिल सकता है, -3/5 भी मिल सकता है, -4/-2 भी मिल सकता है, और -12/-7 भी मिल सकता है। यहाँ
7/-5 भी मिल सकता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, परिमेय संख्या जो है हमारे पास धनात्मक भी मिल रहा है, परिमेय संख्या हमारे पास ऋणात्मक भी मिल रही है। तो यही बात है भैया, जो परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक रूप में भी हो सकती है, ऋणात्मक रूप में भी हो सकती है। तो परिमेय संख्याओं को हम जो है दो भागों में निरूपित करते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या कहा मैंने, परिमेय संख्या को हम दो भागों में निरूपित करते हैं। पहली होगी धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरी हो गई ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, जैसे 4/5, 2/5, 2/7, 11/9, जिसमें धनात्मक मान आ रहे हैं, या -9/-7, क्योंकि माइनस से माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे मान जो है किसके हैं, धनात्मक परिमेय संख्याओं के हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो -3/5, 7/-2, 12/-7, इस तरह के जो मान मिलेंगे ये सारे किसके मिलने वाले हैं आपको, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन टॉपिक्स को धीरे धीरे आप लोग अगर समझते रहोगे तो बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मस्त चीज़ें समझोगे। आप लोग कहोगे कि सर इतने अच्छे से क्लियर हो गया कि अब तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं बचा। चलो इसके आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सी बार, जब मान लीजिए आपको मिला 4 में आपने भाग दिया 5 का, ठीक है, तो आपने क्या देखा, 0.8 मिला, है ना। इसी तरह से जब आप एक में भाग देते हो 2 का, आपको क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हो तो आपको दशमलव रूप इस तरह से मिलता जाता है ना, इस तरह से मिलता जाता है, या 2.454545 इस तरह से मिलता जाता है, या 18.57232143 इस तरह से मिलता जाता है। मतलब कि बहुत सी बार हम भाग देते जाते हैं, हमें जो है रिजल्ट मिलता जाता है, चाहे हम पेज पे पेज भरते जाएं, है ना। तो हमने यहाँ क्या देखा है कि ये होता है परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। ठीक है, क्या होता है, ये दशमलव रूप होता है। दशमलव रूप परिमेय संख्याओं का दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत और अशांत, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब शांत दशमलव क्या होता है, शांत मतलब शांति वाला, शांत मतलब शांति वाला, जिसमें थोड़ी सी क्या है, शांति है। जिसको समझाएंगे थोड़ा गुस्सा तो आएगा, आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा जैसे ही समझाया तो ये समझ जाता है कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मुझे ये मानना है। तो इसी तरह का कुछ है ये। तो शांत क्या होता है, भाग के चरण की एक सीमित संख्या के दशमलव प्रसार समाप्त होने वाले दशमलव को शांत संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 12 में भाग दिया किसका, 5 का, ठीक है। तो लो भैया 12 में भाग दे दो 5 का, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2 बच गया। और यहाँ पर लग जाएगा जीरो, मतलब पॉइंट लग गया, और यहाँ आ गया ज़ीरो। 5 चौक 20, कितना बचा, ज़ीरो। तो आपने क्या देखा कि जब आपने 12 में भाग दिया 5 का, तो 12 में 5 का भाग देने पर हमें सीधा सीधा सा पता चला कि भैया यहाँ पर तो एक ही चीज़ हो रही है। और वो क्या हो रही है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद एक अंक प्राप्त करके हमें शेषफल जो है वो जीरो मिल गया। मतलब हम यहाँ कहेंगे कि शेषफल अगर जीरो प्राप्त हो जाता है, शून्य, जीरो प्राप्त होता है, ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, भाग के चरण की सीमित संख्या के बाद दशमलव प्रसार होने पर दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया। तो दशमलव शांत कब होगा, जब शेषफल जीरो मिल जाएगा। अगर शेषफल जीरो नहीं मिल रहा है तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो दूसरा देखते हैं, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। भाग की संख्या के बाद दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है। भैया आपने भाग दिया तो आपको रिजल्ट मिला 1.7321459217, इस तरह से मिलता जा रहा है। या जैसे कि आप 2 में भाग दे लो 18 का, 2 एकम 2, 2 9 18, ठीक है। तो लो भैया ये भाग देंगे हम एक में किसका, 9 का, लगाओ पॉइंट, जीरो, 9 एकम 9, ठीक है, एक, ठीक है, लगाओ जीरो, 9 एकम 9, एक। तो ये क्या चलता जाएगा, एक 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 एक, 0.1 1 1 1 1 चलता जाएगा। मतलब कि क्या ये शांत हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो रुक रहा है वो शांत है, जो नहीं रुक रहा है वो अशांत है। अर्थात हम क्या कहेंगे, अर्थात जहाँ शेषफल जहाँ शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, ठीक है, शून्य प्राप्त ना हो, हमने क्या कहा, अर्थात शेषफल जहाँ शून्य प्राप्त ना हो वो क्या होगा, आपका अशांत दशमलव होगा। क्लियर है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो ये आगे की क्लासेस में भी आप लोगों के काम आते रहेगी, चाहे आप 9th क्लास में जाओ 10th क्लास में जाओ, आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ने वाले हो वहाँ पर भी। ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस और इनको समझने की कोशिश करते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या जीरो परिमेय संख्या है? आप लोगों से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा शून्य जो है क्या एक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती? आप लोग बताओ मुझे, क्या पूछा गया है आप लोगों से कि शून्य जो है क्या आप लोगों की एक परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या आंसर होगा आप लोगों का? आप लोग कहोगे कि हाँ सर बता तो देंगे, थोड़ा सा टाइम दो। तो लो भैया टाइम लो, शून्य लो, ले लिया, एक का भाग देंगे क्या मिलेगा? शून्य। शून्य लिया, चार का भाग देंगे, शून्य। ज़ीरो लिया, ज़ीरो लिया, दो का भाग दिया, ज़ीरो। ज़ीरो लिया, तीन का भाग दिया, ज़ीरो। ज़ीरो लिया, पाँच का भाग दिया, ज़ीरो। ज़ीरो लिया, 20 का भाग दिया, ज़ीरो। तो हमें सीधा सीधा सा एक ही बात समझ में आ रही है कि पहले परिमेय संख्या की बात करता हूँ तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें में हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p और q क्या होंगे आपके पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो में यदि हम किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमें रिजल्ट जीरो ही मिल रहा है। तो भैया ये क्या है? हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। आपको पता है ना, जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दे लो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। लेकिन किसी भी संख्या में जीरो का भाग जो दे लिया तो अनंत मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? चलो, -5, ये भी हाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इसको लिख सकते हो -5/1। हम कहते हैं ना जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता वहाँ पर एक जरूर होता है, तो ये भी है, ठीक है। ये 3.5, 3.5 पॉइंट हटा दो, कितना हो जाएगा ये? 35/10। 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/2 हो गया। तो भैया ये भी पी बटे क्यू रूप मिल रहा है, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या है। 4/0, अब बताओ इसका इसका आंसर क्या होगा? 4/0 क्या ये आपकी परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं है? ये बताओ भाई मुझे। आप लोगों से पूछा गया है कि 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या आंसर दोगे आप इसका? मुझे फटाफट से बोलो, जल्दी से। देखो 4/0 का मतलब हो गया, मैंने अभी बताया था आपको कि जहाँ पर जीरो का भाग दिया जाता है किसी भी संख्या में वहाँ नो डिफाइंड वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब अनंत मान प्राप्त होता है, उस मान को हम निरूपित नहीं कर सकते, नहीं दर्शा सकते। तो भैया हम यहाँ पर 4/0 को कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सब p/q के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। जो p/q के रूप में व्यक्त हो कह देना परिमेय संख्या है, जो नहीं हो रहे कह देना नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, मामला सेट है यहाँ तक। चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न जरूर बनता है एक, कि भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। क्या बताना है? भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है? क्या आप लोग बता सकते हो मुझे भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है? कुछ आइडिया है आप लोगों को इस बारे में या नहीं है? भिन्न और परिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को इस बारे में? होगा होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं हो। कहना भी मत कि नहीं है, वरना पकड़े जाओगे। अभी मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि जिनमें संपूर्ण भाग को दर्शाया जाता है, ठीक है। संपूर्ण चीज के कुछ भाग को दर्शाया जाता है, जैसे कि पिज़्ज़ा का एग्जांपल लिया था, 1/4, 2/5, ठीक है, 7/12, है ना, 8/14, ये सभी क्या है? भिन्न है। और परिमेय संख्या क्या होगी? जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू होता है जीरो के, है ना। और पी क्यू क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। ये आपकी होती है परिमेय संख्या। इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? बताओ भाई बताओ। मैंने आप लोगों को बताया भी था, अभी पढ़ाया तब, कि इन दोनों में अंतर क्या आएगा, ये बताओ भाई आप मुझे। क्या कुछ आइडिया है आप लोगों को इसके अंतर का? बताओ भाई बताओ जल्दी से। सभी बच्चों को अंतर का आइडिया है, मुझे पता है सभी बच्चों को अच्छे से आता है, क्योंकि अंतर की ही तो बात की जा रही है ना। अंतर तो बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। बताओ फटाफट से बताओ भाई जल्दी से। अंतर क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से।
अंतर की बात की जा रही है बेटा, और कुछ नहीं किया जा रहा है। अंतर मतलब कि डिफरेंस। देखो, भिन्नों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था भिन्न सदैव धनात्मक होंगे, भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या जो है वो धनात्मक, परिमेय संख्या वो जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। परिमेय संख्या जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। क्या कारण है इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होने का? क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पर पी और क्यू जो है आपके क्या है, वो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसीलिए ये क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक में आपको पता है ना, धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो इस तरह से आपको जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा जाए यदि कभी भी कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, तो एक ही बात कहोगे कि भिन्न सदैव धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ा आया होगा आप सभी को। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है अच्छी नॉलेज मिले, तो ये तो टीचर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप लोगों के लिए भी बहुत ही है कि यार आप लोगों ने किसी ऐसे बच्चे तक वो चीज़ पहुंचाई है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जो बच्चे अभी तक नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना मज़ा आया आज के लेक्चर में आपको। देन फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में इसी के आगे। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।